माँ, कैसी हैं आप? कितने दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई। जब भी भैया से पूछता हूँ तो भैया कहते हैं आप मंदिर गई हैं या फिर आराम कर रही हैं। क्या आपको मेरी याद नहीं आ रही थी? और माँ, वहाँ सब ठीक तो है? आप अपनी सेहत का ध्यान तो रख रही हैं ना? माँ, मैं कोई नसीहत नहीं दे रहा, पर पहले की बात अलग थी। पापा को इतने पैसे नहीं होते थे तो अपनी इच्छाओं को दबा देते थे, यहाँ तक कि अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं रखते थे। पर आप ये मत करना, आपके तो दोनों बेटे कमाते हैं, फिर आप क्यों करोगी? राजू फोन पर अपनी माँ कमला जी से कहता है। कमला जी बोली, जीते रहो मेरे लाल, ईश्वर तुम्हें मेरी भी उम्र दे दे। तुम मेरे लायक बेटे हो और माँ को तो बस बच्चों के सुख से मतलब होता है। तुम्हारे पिता ने अपना पूरा जीवन तुम दोनों के नाम कर दिया। जब तुम दोनों की तरक्की और सुख देखने का वक्त आया तो वो चले गए, पर मुझे खुशी है कि तुम उस लायक हो। अब बस तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। अगर मैं उस लायक होती तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लेती, पर मुझे पता है तुम्हारा मन इतना सुंदर है कि तुम्हें अच्छी लड़की ही मिलेगी। राजू बोला, माँ, मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ एक लड़की रहती है, मेरे साथ ही काम करती है। वो स्वभाव में बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखती है। पर पता है माँ, उसे माता पिता का प्यार नहीं मिला, बेचारी अनाथ है। आप लोग आ जाते तो शादी कर लेता, पर भैया ने जो आपकी स्थिति बताई है, मुझे नहीं लगता आप यहाँ आ पाएंगी। तो अगर आप इजाज़त दे तो हम मंदिर में जाकर शादी कर लें। कमला जी खुश होकर बोली, नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल कर लो, और मुझे उसकी फ़ोटो दिखाना। मैं आस पड़ोस की सभी औरतों को दिखाऊंगी कि देखो मेरा राजू दूल्हा बन गया। इतना कहकर कमला जी जोर जोर से खांसने लगी। राजू बोला, माँ, क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत फिर खराब हो गई? माँ, आप डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाती हैं? कमला जी बोली, बेटा, काश कि रमेश बड़ा भाई भी तुम्हारी तरह मेरी चिंता करता। करना तो वो बहुत कुछ चाहता है, पर पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता है। राजू बोला, माँ, जब मैंने भैया को कहा था कि माँ को मैं अपने साथ रखता हूँ, तब तो उन्होंने सीना चौड़ा करके मुझे बड़ी बड़ी नसीहत दी थी कि माँ को मैं बेहतर तरीके से संभाल सकता हूँ। अब क्या हुआ? खैर छोड़िए उन बातों को, मैं आज ही भैया को पैसा भेजता हूँ। मैं तो पहले भी आपके लिए भैया को पैसा भेजता रहा हूँ, क्या आपको बताया नहीं? कमला जी ने सोचा उनके कुछ कहने से कहीं दोनों भाइयों के रिश्तों में दरार न आ जाए, तो उन्होंने बात को संभाला और बोली, नहीं नहीं बेटा, बहुत ध्यान रखता है। तुम पैसे भेज रहे हो तो मैं कल ही उससे कहूँगी कि किसी अच्छे डॉक्टर से मुझे दिखा दे। तुम चिंता मत करो, मैं पंडित जी से पूछकर तुम्हें कोई अच्छा सा मुहूर्त बताऊंगी। उसी दिन मंदिर में जाकर तुम प्रिया को मेरी बहू बना लेना। मैं बहुत खुश हूँ। रमेश और राजू कमला जी के दोनों बेटे थे। रमेश को माता पिता ने खूब पढ़ाया और उसे शहर से बाहर जाने के लिए कहा, परंतु वो उस शहर से जाना नहीं चाहता था। राजू पढ़ाई के बाद बेंगलुरु चला गया और वहीं उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। पिता की मृत्यु के बाद रमेश कमला जी को अपने साथ रखा, ये कहकर कि वो बेहतर देखभाल करेगा। रमेश की पत्नी का स्वभाव बहुत ही गर्म मिजाज का था। अगले दिन कमला जी ने रमेश को राजू की शादी की बात बताई। रमेश बोला, अभी क्या ज़रूरत थी शादी करने की? कुछ साल रुक जाता, पैसे जमा कर लेता। अभी बबलू बेटा की पढ़ाई में भी इतने पैसे खर्च होते हैं। अब शादी कर लेगा, बीवी आ जाएगी तो अपने भाई भतीजे पर ध्यान ही नहीं देगा। आपने कैसे इजाज़त दे दी? कई बार बोला हूँ, जब दिमाग काम ना करे तो किसी को नसीहत मत दिया करो। कमला जी बोली, बेटा, पिछले 3 सालों से वो मेरा और कुछ हद तक इस घर का भी बोझ उठा रहा है।
आखिर अपनी जिंदगी कब शुरू करेगा, जबकि तुम्हें न घर का किराया लगता है और न अनाज पानी पर खर्च होता है, फिर भी तुम अपने भाई के लिए ऐसी बात कर रहे हो। कमला जी ने रमेश से फोन मांगा, फिर बेटे को पंडित जी द्वारा की गई बात बताई। राजू ने माँ का कहना माना और शादी कर लिया। एक रोज कमला जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। कमला जी बोली, बेटा रमेश, मैंने राजू से कहा था तो उसने कहा था अगले ही दिन तुम्हें पैसे भेज देगा। क्या उसने पैसा भेजा? रमेश सकपकाया, फिर बोला, हाँ हाँ भेज दिया है, बस 20,000 भेजा है। आपको तो लग रहा होगा जैसे आपका बेटा 2 लाख भेज दिया है। क्यों, आपको हिसाब लेना है? कमला जी बोली, बेटा मैं तो इसलिए कह रही थी कि मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा दो, मेरी खांसी ख़त्म ही नहीं हो रही है, ऐसा न हो कि कोई और नई बीमारी हो जाए। रमेश बोला, माँ घर में बच्चे हैं, अगर आपको कोई ऐसी वैसी बीमारी हो गई तो मैं कह देता हूँ, आपको मैं वृद्धा आश्रम छोड़ दूँगा, और अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, जब फुर्सत होगी मैं आपको डॉक्टर से दिखा दूँगा। इतना कहकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। रमेश की पत्नी ममता कमला जी को फीकी चाय देते हुए बोली, माँ जी चाय थोड़ा कम पिया करो, चीनी बहुत महंगी हो गई है। कमला जी बोली, बहू तुम चिंता मत करो, मुझे चीनी की बीमारी नहीं है, और चाय में थोड़ा अदरक डाल देती तो शायद मेरी खांसी ठीक हो जाती। रमेश के पास तो वक्त नहीं है, क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलोगी? ममता बोली, माँ जी आपको क्या लगता है मैं घर में बैठी रहती हूँ? अरे नौकरों के पीछे भी लगना पड़ता है, तब जाकर वो काम करते हैं। आपकी तरह मैं पूरे दिन बिस्तर नहीं तोड़ती हूँ, और तबीयत खराब है तो अपने बेटे से कहिएगा, मैंने आपकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इतना कहकर वो चली गई। न जाने क्यों बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को नसीहत देते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि उसी माँ बाप ने उन्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया। कमला जी बेटे का इंतजार करती रहीं। बेटा देर रात तक लौटा तो माँ का मन नहीं किया उसे परेशान करने का। बेचारी बिना खाए पिए चुपचाप सो गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। राजू और प्रिया अपनी गृहस्थी बसाने लगे। प्रिया समझदार और कोमल हृदय की लड़की थी। वो हर दिन समय निकालकर कमला जी से बात करती थी और अक्सर कहती, मम्मी जी यहाँ भी कोई नहीं रहता, आप हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहती हैं? मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। बेचारी कमला जी जब कभी बड़े बेटे और बहू से छोटे बेटे के पास जाने की बात करती तो वो कभी बच्चों का तो कभी समाज का वास्ता देकर उन्हें नसीहत दिया करते थे और रोक लेते थे, और बेचारी कमला जी प्रिया को बहला फुसला कर मना कर देती थी। धीरे धीरे समय बहुत बीत गया। राजू की कंपनी का इतना काम उससे मिलने लगा कि वो और प्रिया माँ से मिलने नहीं आ पा रहे थे। कमला जी की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। जब भी वो डॉक्टर की बात करती, बेटा फार्मेसी से कोई सिरप लाकर दे देता तो कभी बहू अदरक कूट के मुंह में रख देती। राजू को माँ की खांसी सुनाई देती तो वहाँ से पैसे भेजता और वो पैसे भाई हजम कर लेता। समय बीता। राजू के एक मित्र की शादी भोपाल में थी। ये जानकर राजू और प्रिया बहुत खुश हुए। राजू बोला, ये अच्छा मौका है माँ से मिलने का, चलो शादी गुरुवार की है, शुक्रवार को छुट्टी ले लूँगा, फिर शनिवार और रविवार हमारे पास बहुत वक्त होगा, माँ हमें देखकर खुश हो जाएगी। प्रिया बोली, तो मैं भाभी को खबर कर देती हूँ। राजू बोला, नहीं नहीं, अभी किसी को नहीं बताएंगे, उन्हें सरप्राइज देंगे। यही सोचकर दोनों तैयारी करने लगे। करीब 1 हफ्ते बाद राजू और प्रिया भोपाल शादी में पहुँचे। शादी खत्म होते होते सुबह हो गई। राजू और प्रिया घर के लिए रवाना हुए। सुबह के 6 बज रहे थे। दोनों ने दरवाजे पर दस्तक दी। रमेश ने दरवाज़ा खोला। राजू को सामने देख वो हैरान हो गया। राजू, तुम अचानक, क्या हुआ?
तुम्हें खबर भी नहीं दी थी। राजू आगे बढ़कर भाई से गले मिला और बोला, अरे भैया, अपने घर आने के लिए भी क्या कोई खबर देता है? ये बताओ आप लोग कैसे हो और माँ कहाँ है? माँ, ओ माँ, देख तेरा राजू आया है। इतना कहकर राजू और प्रिया माँ के कमरे की तरफ चले गए। इधर रमेश भागकर कमरे में गया और बोला, ममता, राजू आया है, जल्दी से उठ जाओ। ममता की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजू और प्रिया जब कमरे में गए तो देखा माँ के कमरे में एक तरफ धुले हुए कपड़ों की गठरी थी, एक तरफ गंदे कपड़े का बास्केट था। बिस्तर के बगल में न जाने कितना पुराना बोतल जिसमें पानी भी 2-3 दिन पहले का था और माँ औंधे मुंह लेटी हुई थी। राजू आगे बढ़कर माँ के सर पर हाथ रखे हुए बोला, माँ, ओ माँ, सो रही हो? तुम इतनी देर नहीं सोती थी। जैसे ही राजू ने माँ के माथे को स्पर्श किया, वो हैरान हो गया कि उसकी माँ बुखार में तप रही थी। माँ बेटे की आवाज़ से उठी, उसे गले से लगाया और अपने आंचल से मुंह को दबाकर खांसने लगी। कमला जी को इतनी खांसी हो रही थी कि वे अपने बेटे से बात तक नहीं कर पा रही थी। ये देखकर बेटा बहू बहुत हैरान थे। राजू प्रिया को बोला, तुम माँ को पानी पिलाओ, मैं भैया की खबर लेता हूँ। भैया, भैया, कहाँ हैं आप? और भाभी क्या मायके गई हैं? जैसे ही रमेश सामने आया, राजू बोला, इसी दिन के लिए माँ को अपने साथ रखते थे ताकि उसे जीते जी नर्क दिखा सको। अरे, मैं वहाँ से पैसे भेजता था, यहाँ खेती से पैसे आता है, और तो और खुद भी कमाते हो। क्या कमी थी आपको जो आपने माँ की ये हालत कर दी? और भाभी, आप ना ममता, पर आप तो उससे बिल्कुल विपरीत हैं। कमला जी इतनी कमज़ोर थी कि प्रिया का सहारा लेते हुए बाहर निकली और बोली, राजू, तुम उसकी तरह मत बनो बेटा। राजू अपने आप को रोक न सका और उसने अपने भाई को एक जोरदार तमाचा मारा और बोला, ये मेरी तरफ से नहीं, पापा जी की तरफ से है। भैया, मैं आपकी तरह नसीहत नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। आज जो अपनी माँ के साथ किया है, कल को आपका बेटा अगर यही करे तो? राजू प्रिया से बोला, प्रिया, तुरंत के तुरंत डॉक्टर को बुलाओ और ज़रूरत पड़े तो माँ को अस्पताल में दाखिल करवाओ। और भैया, मैंने जो आज तक आपको पैसे भेजे थे और खेती से जितने भी पैसे आते थे, उन सभी का मुझे आज रात तक हिसाब चाहिए। इतना कहकर वो माँ को कमरे में ले गया। रमेश और ममता माँ के पास आकर माफ़ी मांगने लगे। कमला जी रोते हुए बोली, राजू, मत कर बेटा, अब तो अंतिम समय आने को आया, जो होना था हो चुका। राजू बोला, माँ, बड़े भाई पर हाथ उठाने का पाप मैं कभी नहीं करता, पर आज उनकी हरकतों ने मुझे भी पापी बना दिया। प्रिया बोली, मम्मी जी, जिसके पास माँ बाप होते हैं वो उनका महत्व नहीं समझते हैं। कोई मुझसे पूछे कि माँ बाप के ना होने का गम क्या होता है? राजू बोला, माँ, मैं आज तक भैया से कभी हिसाब नहीं मांगता था, ये सोचकर कि वो आपका ध्यान रखते हैं, पर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। कई बार बच्चों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। आप बस आराम कीजिए। फिर दोनों भाइयों में बहुत बहस हुई। इधर 2-3 दिन तक प्रिया ने कमला जी का बहुत ध्यान रखा तो उनकी हालत बेहतर हुई। प्रिया ने जब ममता को समझाना चाहा तो वो बोली, भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी, ओ मुझे नसीहत मत दो। अगर इतनी ही चिंता है तो इस बोझ की गठरी को अपने साथ ले जाओ। प्रिया हैरान रह गई। प्रिया ने बड़े आदरपूर्वक कहा, जेठानी जी, याद रखिएगा, मैं कोई नसीहत नहीं दे रही, पर लालच से कभी कोई परिवार नहीं बनता, बल्कि परिवार और हमारा आने वाला बुढ़ापा दोनों बिगड़ता है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। ममता गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। बाद में प्रिया ने राजू को सारी बात बताई और बोली, मम्मी जी को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं होगा, इन्हें हम अपने साथ में ले चलते हैं। राजू ने माँ को पूरी बात बताई।
उस दिन कमला जी बहुत रोई और बोली, बेटा मैं ये नहीं सोची थी कि मेरे दूध का कर्ज बेटा मुझे भूखा रख कर चुकाएगा। माँ की ये बात सुनकर राजू की आंखें भर आईं। माँ के बिना कहे ही वो सब समझ गया। उसने कहा, माँ जब हम बचपन में गलती करते थे आप हमें सजा देती थी। अगर आज आपने भैया को सबक नहीं सिखाया तो कल को आप जैसी न जाने कितनी ही माँ ऐसे ही बीमार भूखी दुनिया से चली जाएंगी या फिर वृद्धाश्रम के बाहर पाई जाएंगी। क्या आप ये चाहती हैं? प्रिया ने कमला जी के कंधे पर हाथ रखा। कमला जी को साहस मिला और उन्हें याद आया कि कितनी मेहनत से उनके पति ने ये घर परिवार बनाया था, जिसे बड़े बेटे बहू के लोभ ने तितर बितर कर दिया। कमला जी ने सब कुछ राजू पर छोड़ दिया। 2 दिन बाद राजू कमला जी को लेकर बेंगलुरु जाने लगा। रमेश ने बहुत हंगामा किया तो राजू ने पुलिस में खबर कर दी। फिर कमला जी को लेकर वो बेंगलुरु चला गया। कुछ रोज बाद कोर्ट के द्वारा रमेश को एक कागज मिला जिसमें साफ साफ लिखा था, खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है उसका आधा बबलू की पढ़ाई में खर्च होगा और भोपाल वाला घर कमला जी की रजामंदी से बेच दिया गया और वो पैसा कमला जी ने अपने चिकित्सा के ऊपर खर्च किया। ममता और रमेश के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक कमजोर माँ इतनी साहसी हो जाएगी। रमेश को घर जमीन सब से हाथ धोना पड़ा। अब एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में वो अपना जीवन यापन करता था। कमला जी दोबारा लौटकर भोपाल कभी नहीं आई। जब तक जिंदा रही राजू और प्रिया ने उनकी पूरी देखभाल की। मित्रों, ये नसीहत नहीं, परिवार एक ऐसा सहारा होता है जो सुख दुख में काम आता है। रिश्तों में लालच आ जाए तो वो परिवार तितर बितर हो जाता है। माता पिता परिवार रूपी माला के धागा होते हैं और जब कोई धागे को ही तोड़ दे तो कोई रिश्ता कहाँ टिक पाता है। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।